सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंश्योरेंस क्लेम। तो इस पार्ट 1 में आप लोगों को मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर अहमद करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर को। इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली इंश्योरेंस जब हम करवाते हैं, एक्सीडेंटली किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना की वजह से जो भी लॉस हुआ है उसका क्लेम करना आप लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है। फिलहाल बीकॉम फर्स्ट ईयर में इस लाइफ इंश्योरेंस को नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसे कवर नहीं करेंगे। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो यस, जनरल इंश्योरेंस में हम कवर करने वाले हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में भी सभी पार्ट्स कवर नहीं करते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ स्टॉक, माल की आग से हानि। उसके बाद जस्ट अ मिनट, इसके बाद लॉस ऑफ एसेट, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखेगा। तो 3 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक की। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉस ऑफ स्टॉक बच्चों, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप ये बताइए, स्टॉक कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ यूज करते हैं? तो आपके माइंड में सीधे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यूज करते हैं। उसके अलावा जब स्टॉक का आवागमन होता है, खरीदना बेचना होता है, तो उसके लिए हम लोग परचेज और सेल्स वर्ड का यूज करते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे पर आग लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि 31 मार्च को आग लग जाएगी तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूं। और एक बात और समझिए कि आग किसी पर्टिकुलर डेट को लगेगी, 31 मार्च ईयर एंड पे लगने वाली नहीं है। तो इट मीन्स ये हो गया कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा फॉर द पीरियड, अब जो भी जैसे 1 अप्रैल हुआ तो वहां से लेकर और डेट ऑफ फायर तक ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमारा तैयार हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इसका भी फॉर्मेट रहेगा। जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। पर्टिकुलर अमाउंट के साथ फॉर्मेट हो जाएगा। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, एंड उसके बाद आप लिखेंगे परचेज। परचेज में से आप लोग जानते हैं परचेज रिटर्न को आप माइनस करते हो। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है आप लोग जानते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो यहाँ कवर हो जाएगा। क्रेडिट साइड में आप लोग लिखोगे बाय सेल्स, जिसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, और फिर आप क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है और आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हो। लेकिन जो फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो याद रखो आपको प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा और आपको निकालना होगा बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। आग लगने की तारीख को कितना स्टॉक का बैलेंस था वो आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना होगा। तो
याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा और हम स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, आग लगने की तारीख को जो स्टॉक होगा उसे हम बैलेंसिंग फिगर निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहली कंडीशन है इफ अमाउंट इज गिवन, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, तो ठीक है फिर तो वही अमाउंट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। इफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ये हो सकता है। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हों तो आपको दो बातें याद रखनी होगी कि सर ये परसेंटेज किस पे दे रखा है। परसेंटेज ऑन सेल्स लिखा है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, नेट सेल्स इनटू जो भी प्रतिशत आपको दिया है डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यदि ये प्रतिशत ऑन कॉस्ट दिया हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। निकालना तो नेट सेल्स पर ही है, नेट सेल्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो मतलब ये हो गया कि ऑन सेल्स लिखा है तो 20 अपॉन 100 कर देना, और अगर ऑन कॉस्ट लिखा हो तो 20/120 कर देना। 25 लिखा है तो 25/125 कर देना। तो ये बात हो गई ग्रॉस प्रॉफिट की। अब और चलते हैं आगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे, और परसेंटेज भी नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे। इफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो याद रखो then the details of previous years, year और years, मतलब एक साल भी हो सकता है, 2-3 साल भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट will be given। you have to prepare, आपको पिछले सालों के ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। एक साल का हो तो एक साल का बन जाएगा, 2-3 सालों के हो तो 2-3 साल के हो जाएंगे। वीडियो से कनेक्टेड रहना, आपको मैं आने वाले वीडियोस में समझा दूंगा कि किस तरीके से एक साल का दे रखा होता है, परसेंटेज दे रखा होता है तो कैसे क्या करेंगे। अगर नहीं दे रखा पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से की हेल्प से अगर हमें मेमोरेंडम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो यह हो गया क्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात। अब हमने बैलेंस फिगर क्या निकाल लिया यहाँ से, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। इस स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर को लेते हुए आप एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने जो निकाला स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, यहां से वहां से यहां लिख के, और आप इसमें से माइनस कर दो सेल्वेज वैल्यू। सर ये क्या होती है, आग लग गई, आग लगने के कारण जितना सामान नष्ट हो जाएगा वो तो ठीक है, पर जो माल बच जाएगा, बचे हुए माल को आप सेल्वेज वैल्यू शब्द नाम दोगे। आग लगने के कारण जो माल बच गया, बचा हुआ माल सेल्वेज वैल्यू कहलाएगा। तो अब जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट बात जो समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चन में समझ में आवे, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना। एवरेज क्लोज, अगर हिंदी में शब्द कहें इसका तो यह है औसत वाक्यांश। अब ये एवरेज क्लोज क्या है समझना, आपको कंपैरिजन करना है सम इंश्योर्ड, आपने कितने का बीमा करवा रखा है, और इंश्योरेबल अमाउंट,
कितने का बीमा होना चाहिए था। सम इंश्योर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, बीमित राशि, और इंश्योरेबल अमाउंट को क्या कहेंगे, बीमा योग्य राशि। तो सम इंश्योर्ड आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि इतने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और इंश्योरेबल अमाउंट आपको आपने निकाला है। अब कहाँ निकाला है, वो ये रहा, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जो हम लोग ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में निकालते हैं, उसे ही आप इंश्योरेबल अमाउंट भी कह सकते हो। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमारे पास हो गई, एक तो सम इंश्योर्ड प्रश्न में दे रखा होगा, और स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो हमने निकाला वो इंश्योरेबल अमाउंट कहलाएगा। अब आपको यहां 3 कंडीशन समझनी है। यदि इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से कम है, या देखो 3 कंडीशन हो सकती हैं, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, या ज्यादा हो सकता है। देखो कम होगा तो क्लेम जो अमाउंट बनेगा वो लॉस ऑफ स्टॉक जो हमने निकाल रखा है वही अमाउंट हो जाएगा। अगर इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से कम है तो जितना आपने लॉस ऑफ स्टॉक ऊपर निकाल रखा है वही आपका क्लेम अमाउंट हो जाएगा। और यदि इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड के बराबर है तो भी जो लॉस ऑफ स्टॉक आपने ऊपर निकाल रखा है वही आपका क्लेम अमाउंट हो जाएगा। आपको कोई अतिरिक्त कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि यदि इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से ज्यादा है, यहां आपको कंपैरिजन करना होगा, आनुपातिक इसे बनाना होगा। क्लेम सीधे सीधे लॉस ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता। तो आप लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नेट क्लेम इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। इसकी मदद से आप लोग अपने नेट क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। तो अपने इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अब तक बता दिया है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं, यहां से, कि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया जनरल इंश्योरेंस का, फायर इंश्योरेंस की वजह से होने वाला लॉस ऑफ स्टॉक। इस पार्ट को हमने कवर किया है और हमने सीखा आपको बनाना होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड। आपको लिखना भी यही है, फॉर द ईयर एंडिंग जो लिखने की आदत है उसे आपको छोड़ना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके अलावा याद रखना ये अकाउंट नहीं है, लिख भले ही अलग अकाउंट रहे हैं पर ये एक स्टेटमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो फॉर द पीरियड आपको लिखना है 1 अप्रैल, जो भी शुरुआतें रखी हो 1 जनवरी 1 अप्रैल, वहां से लेकर डेट ऑफ फायर तक आपको लिख लेना है। डेट ऑफ फायर यहाँ लिख लेनी है। फिर सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट चलाना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स क्रेडिट साइड में लिख लेनी है, सेल्स रिटर्न लिख लेना है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट लिख के और स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके हो सकते हैं। अगर अमाउंट दे रखी हो तो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा वही अमाउंट ले लेना। अमाउंट नहीं दे रखा हो तो परसेंटेज दे रखा होगा। वो परसेंटेज 2 तरीके से दिया जा सकता है, या तो वो सेल्स पे दिया होगा या कॉस्ट पर दिया होगा। ऑन सेल्स दिया हो तो नेट सेल्स इंटू परसेंटेज अपॉन 100 कर लेना, और ऑन कॉस्ट दिया हो तो नेट सेल्स इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर लेना। और अगर अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और परसेंटेज नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब है आपको पिछले सालों के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी और आपके पिछले सालों का ट्रेडिंग अकाउंट बना के चेक करना होगा। आने वाले वीडियोस में इसको मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे पिछले सालों के ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मेट जो अपने लिए रहेगा वो है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, जिसका फॉर्मेट है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो हमने मेमोरेंडम से निकाला माइनस सैल्वेज वैल्यू, बचा हुआ माल माइनस कर दो, लॉस ऑफ स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एवरेज क्लोज का कंसेप्ट जो है वो इन 3 चीजों के साथ में है, आप लोग अच्छे से समझ लें।
सम इंश्योर्ड बीमित राशि और इंश्योरेबल अमाउंट बीमा योग्य राशि। इंश्योरेबल अमाउंट फिर से बता दूं, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो आपने बैलेंस शीट फिगर निकाल रखा है वही इंश्योरेबल अमाउंट कहलाएगा। और 3 कंडीशन हो सकती है, इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से कम हो, इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड के बराबर हो, इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से ज्यादा हो। अगर कम है और बराबर है तो नेट क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर हो जाएगा। यदि इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से ज्यादा है तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है नेट क्लेम इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू सम इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। तो ये तो हो गए लॉस ऑफ स्टॉक पार्ट के नोट्स। आने वाले समय में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो इस नोट्स को एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जब जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस बताऊं तब तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। यही आज के समय की इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।